बड़ी खबर बुलेटिन से उसी की शुरुआत हम करेंगे। राज्य के किसानों को जल्द ही सरकार हर महीने एक तय मानदेय देगी और ये मानदेय होगा 1,500 रुपए। राज्य में खेती को रोजगार का जरिया बनाने वाले किसानों को सरकारी मानदेय देगी। तो फिलहाल अभी इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में खेती की अपार संभावनाएं हैं और युवा खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए मानदेय देने के फैसले पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड सिंचाई और पीने के पानी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में सहयोग करे। तो नाबार्ड से सहयोग की मांग की है और खुद राज्य सरकार ने लोगों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने 1,500 रुपए का मानदेय देने का विचार भी अब पटल पर रखा है। तो अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर या फिर इस विचार पर अमल कब तक होता है। रोजगार में ही रोजगार है और उसी में एक बहुत बड़ा स्कोप है जो बहुत सारे लोग उसमें काम कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, जिस तरह हमारे पढ़े लिखे नौजवान हमारी लड़के लड़कियां हैं, तो पर्याप्त संभावना है उत्तराखंड में। अब मानदेय तो कुछ भी हो सकता है, तनख्वाह नहीं हो, वेतन नहीं है, नौकरी नहीं है, मानदेय है। एसिड अटैक पर बनी फिल्म छपाक और दीपिका पादुकोण की जेएनयू में एंट्री पर विवाद चली रहा है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने फिल्म से प्रेरित होकर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को पेंशन देने की घोषणा की, लेकिन इस फैसले में खुद ही घिर गई क्योंकि मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। राजनीति में किसी फैसले से पहले मौके की नजाकत देखी जाती है और फैसला अगर बड़ा हो तो पार्टी और मुख्यमंत्री की राय ली जाती है। लेकिन उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री ने एसिड अटैक पर बनी फिल्म छपाक की रिलीज के बाद घोषणा कर दी कि उत्तराखंड में एसिड अटैक पीड़ितों को पेंशन मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें 7 से 10 हजार के करीब जो है मासिक आय उनकी होती रहे। इस प्रकार से एक पेंशन योजना हम लोग एसिड अटैक वुमेन के लिए करने जा रहे हैं और ये एसिड अटैक वुमेन लगभग पूरे प्रदेश भर में इनकी संख्या 10 के करीब है और ये विशेषकर हमारे नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और आपके देहरादून जनपद की ये महिलाएं हैं। अब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दीपिका की सोच को कोस रहे हैं। लेकिन रेखा आर्या को पेंशन की घोषणा की ऐसी जल्दबाजी रही कि न पार्टी के बड़े नेताओं से कुछ पूछा और न ही मुख्यमंत्री को कुछ बताया। मंत्री जी ने क्या सोचा, मेरे से उनकी बातचीत नहीं हुई है। अब फैसले की सीएम को जानकारी ही नहीं है तो वहीं बीजेपी से जुड़ी महिला नेता मंत्री की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जो माननीय मंत्री जी हैं उनका अपना एक पॉइंट है, उनके अपने अलग विचार हैं। देखिए, ये तो अब पार्टी संगठन इसको संज्ञान में लेगा। अगर इस तरह की कोई बातें अगर सामने आई है तो इसमें पार्टी संगठन इसमें संज्ञान लेगा और इसमें वो बात करेंगे। मंत्री रेखा आर्या और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। पहले आईएएस सविन बंसल और सीनियर आईएएस राधा रतूड़ी से विवाद हुआ। इसके बाद मंत्री जी के पति गिरधारी लाल साहू पर धोखे से किडनी निकालने का आरोप लगा और अब नया विवाद। भारती सकलानी, सुनील प्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात करेंगे राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की, जो एक बार फिर से चर्चाओं में है, कहें कि विवादों में है। और चर्चा में उनका इस बार रहने का कारण है उनका अजीबोगरीब बयान। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि डिग्री कॉलेजेस में क्लासरूम में मोबाइल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बयान आने के बाद छात्र गुस्से में है। छात्र कह रहे हैं कि इस तरह से प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गलत है। मेरे हिसाब से तो कॉलेज में फ़ोन बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन आजकल एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। अब मैं भी लाइब्रेरी में जाती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं मुझे मतलब ही समझ नहीं आते हैं उसके। तो अगर मेरे पे फ़ोन होता है, मैं इसके डिक्शनरी से, गूगल से एकदम पता चल जाता है। वैसे तो मैं अपने साथ एक पॉकेट डिक्शनरी भी कैरी कर सकती हूँ, बट उसका इतना यूज़ नहीं है। युवाओं के बिल्कुल खिलाफ वो है, क्योंकि एक बारी को हमारे सरकार कहती है, हमारे मंत्री जी कहते हैं कि कॉलेज में हम फ्री वाईफाई की व्यवस्था रखते हैं, जो हमारे कॉलेज में स्टार्ट भी हुआ है कि 100 या 200 MB हमारा यूज़ होता है। अब इसमें एक और उलटफेर का वो आता है कि हम यूज़ ही नहीं करने देंगे कॉलेज में, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। जो फ्री वाईफाई की हम छात्रों से बात करते हैं कि कॉलेज फ्री वाईफाई देगा, जो और यूनिवर्सिटी या कैंपसेस में जो बाहर देखेंगे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। क्लासरूम में फॉर श्योर बैन होना चाहिए। वो कह सकते हैं कि आपका मोबाइल ऑफ रहे क्लासरूम में, उसका यूज़ बैन कर सकते हैं, बट अगर कॉलेज में मोबाइल लेना बैन है तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो अब बयान पर बवाल हुआ तो विपक्ष मौका कहां छोड़ने वाला था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी धन सिंह रावत पर करारा तंज कसा और चुटकी लेते हुए कहा कि कहां तो प्रधानमंत्री ई लर्निंग पर जोर दे रहे हैं और धन सिंह जी जैमल लर्निंग पर।
तो हरीश रावत आजकल कुमाऊं के दौरे पर हैं। इस दौरे से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तो आखिर कैसे हरीश रावत की मौजूदगी बर्फबारी और ठंड के बीच सियासी उबाल पैदा कर रही, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी का भी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत एक हफ्ते के कुमाऊं दौरे पर हैं। हालांकि रावत का कार्यक्रम ज्यादातर जगह राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक है, लेकिन इसके बावजूद उनके करीबी जोश में हैं। हरीश रावत के करीबी विधायक हरीश धामी तो कांग्रेस आलाकमान से खुलकर हरदा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग करने लगे हैं। माननीय जो है सोनिया जी और राहुल जी हरीश रावत जी को जो है उत्तराखंड भेजें और उत्तराखंड के एक एक कार्यकर्ता को जो है जोश देने का वो काम करेंगे, तभी जाके 2022 में कांग्रेस आ पाई। हालांकि समर्थकों के पूरे जोश और समर्थन के बावजूद हरीश रावत असम में अपनी व्यस्तता का हवाला देकर प्रदेश की राजनीति से कुछ समय दूर रहने की बात कर रहे हैं। आना जाना है, घर गांव में तो आते ही हैं है? अब नहीं आएंगे, अपने लोगों के बीच में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में अभी मैं 2-3 महीने, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी असम में है, तो राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखी गई पोस्ट से सियासत गरमा चुके हैं। हरदा के करीब नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी भी हो चुकी है और इसके बीच हरदा की पहाड़ में एंट्री से फिर से सियासत गर्मा गई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भगवान के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों के गैंग को लेकर हमने पूरी एक रिपोर्ट दिखाई थी, पूरा कार्यक्रम दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अरुण मोहन जोशी का कहना है कि जो भी तथ्य न्यूज़ 18 ने दिखाए हैं उन्हें गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो हमने दिखाया था कि किस तरह से एक विशेष गैंग के तहत इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और लाखों का ही कारोबार है। फैक्ट्स जो आपने दिखाए हैं उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और काफ़ी गंभीर बातें हैं और इसमें जो भी कार्रवाई पुलिस स्तर से अपेक्षित होगा हम लोग शॉर्टली इसमें करेंगे। और काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के फिरोजपुर गांव में एक पुलिस ने घर से करोड़ों रुपए में प्रतिबंधित और गैर कानूनी दवाइयां बरामद की हैं। मुखबिर की सूचना पर मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी हुई और जब छापा मारा गया तो पुलिस भी इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों की खेप देखकर हैरान रह गई। फिलहाल छापा मारने गई टीम ने दवाओं को सीज कर दिया है। पुलिस को ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। जॉइंटली इस मकान में रेड की गई और इसमें हमें एक कमरे से प्रतिबंधित लगभग करोड़ों की दवाएं बरामद हुई हैं, जिनको सील कर दिया गया है। अब इसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनको बुलाएंगे, उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गंगा की निर्मलता और अविरलता से जुड़ी मांगों को लेकर हरिद्वार के मातृ सदन में साध्वी पद्मावती का अनशन 30 दिन से जारी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी मातृ सदन आश्रम पहुंचे और साध्वी पद्मावती से अनशन त्यागने की अपील की, लेकिन साध्वी के गुरु स्वामी शिवानंद ने इससे इनकार कर दिया है। स्वामी शिवानंद का कहना है कि जब तक अपनी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन केंद्र सरकार से नहीं ले लेते तब तक अनशन जारी रहेगा। सेंटर में इससे पूर्व जो एनएमसी के डायरेक्टर आकर के स्वयं सब बात मान करके यहाँ पर गए, अब वही बात नहीं कर रहे हैं, वही मुकर रहे हैं। तो ऐसी हालत में कोई आश्वासन कोई का तो सवाल नहीं होता है। अब तो पद्मावती कह रही है कि जब क्रियान्वयन होगा, लेकिन लिखित में आदेश जो चीज़ है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। ये जो मांगे हैं उसमें सकारात्मक कार्रवाई भारत सरकार अधिकतर उन्हीं के स्तर से होनी है, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन 2-4 बातें उन्होंने अपनी जो सुरक्षा है उसको लेकर के उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करी है। मैं एसएसपी साहब से इस संबंध में बात करूँगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे हिलगुगाड़ के पास बंद हो गए। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर बड़ा बोल्डर आ गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। हाईवे बंद होने से उपला टकनौर के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तो लोग अब देखिए आप किस तरह से अपना रास्ता तय कर रहे हैं। ये बेहद जोखिम भरे रास्ते हैं, खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही वजह है कि पहाड़ के से चढ़कर, और देखिए ऊपर पहाड़ है, अगर पांव फिसला तो नीचे नदी है, लेकिन इस पूरे खतरनाक रास्ते को इन लोगों को तय करना पड़ रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी हाईवे को साफ करने में जुटे हुए हैं।
उधर पिथौरागढ़ के मुंशियारी को जोड़ने वाला थल मुंशियारी मोटरमार्ग 8वें दिन भी बंद है। भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से इसे खोलना अभी आसान नहीं है। वहीं पीडब्ल्यूडी सड़क खोलने में जुटा है, लेकिन 20 किलोमीटर का दायरा है जिसमें इतनी ज्यादा बर्फ गिरी है कि फिलहाल इसे जल्द ही खोल पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, जेसीबी मशीन इसी तरह से काम करती रही, तो 15 जनवरी तक ये सड़क खुल सकती है। यहाँ पे हमने वर्तमान में 2 जेसीबी और 1 रोबोट लगा रखा है और संस्थाओं द्वारा बताया गया है कि 15 तारीख तक जो है वो रोड खुल जाएगी, उसके लिए यात्रा के लिए खुल जाएगी रोड। और टिहरी में 8 जनवरी को ही बर्फबारी के बाद सीमांत प्रतापनगर और घनसाली के गांव की हालत अब भी खराब है। कई गांव ऐसे हैं जो आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं और पीने के पानी की भी खासी दिक्कत हो रही है और राशन भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की टीम कोशिश लगातार कर रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो खासकर 1 हफ्ता 8 दिन लगभग हो गए हैं। एक तो बिजली पानी दोनों चीज़ें बहुत ख़राब स्थिति में हैं कि हमारे जो अंतिम गांव है टिहरी जनपद के सोंधी हो गया, आपका रेका हो गया, ये जो उत्तरकाशी वाला चौरंगी खाल वाला रास्ता हो गया, आपके पूरे ये प्रतापनगर वाले जो बेल्ट होगी, इन सारे क्षेत्रों में जो है अभी तक जो है 1 हफ्ते से बिजली नहीं है। दूरस्थ गाँव में जो कट ऑफ एरिया में रहता है उनके लिए हम लोग को 2 महीना का एडवांस खाद्यान्न पहुँचा दिया गया है और इसके अलावा हम लोग मिट्टी तेल और पेट्रोल पंप वाला के लिए भी हम लोग को आदेश किया गया है मिनिमम रिजर्व पेट्रोल डीजल और मिट्टी तेल वगैरह रखने के लिए भी। और जिस तरह से मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया था कि मौसम बदलेगा, तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। उच्च हिमालयी इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं देहरादून और उधमसिंह नगर की बात करें तो तेज हवाएं यहां पर चली हैं, जिसके बाद राज्य का तापमान एक बार फिर से गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज के बाद कल भी बर्फबारी और बारिश का ये दौर जारी रहेगा। और 8 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लापता हुए जवान राजेंद्र सिंह की वापसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि जवान को सकुशल वापस लाया जाए। इसके लिए वो रक्षा मंत्री से संपर्क में है और देहरादून के जवान को जल्द वापस लाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। देखिए, उसके लिए मैंने आज सुबह भी माननीय रक्षा मंत्री जी मीटिंग में थे, तो मेरी उनसे आज सवेरे बात नहीं हो पाई। मैंने कल उनको मैसेज किया है और मैं भी उनसे बातचीत करूंगा। हमारी भरसक कोशिश होगी कि वो जवान सुरक्षित स्वस्थ घर की ओर आए। आपको बता दें कि जवान राजेंद्र सिंह कश्मीर के गुलमर्ग से 6 दिन पहले लापता हो गए थे। न्यूज़ 18 को सबसे पहले राजेंद्र सिंह के परिवार ने उनके गायब होने की जानकारी दी थी और सरकार से गुहार लगाई थी कि राजेंद्र सिंह को ढूंढने के लिए सेना से बात की जाए। तो आपको बता दें कि जवान के परिवार में माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। तो राजेंद्र सिंह नेगी के गायब होने के बाद परिजनों का बुरा हाल है। उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी ने आखिरी बार 8 जनवरी को सुबह 10 बजे उनसे बात की थी। सेना ने परिवार को 9 तारीख को जानकारी दी कि 8 तारीख की रात से वो लापता हैं। तो ये कहा गया कि रात को गश्त के दौरान ये अंदेशा जताया गया कि राजेंद्र सिंह बर्फ से फिसलकर, जो पहाड़ी थी बर्फ की, वहां से फिसलकर पाकिस्तान की सीमा में चले गए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर ब्लॉक के धारी गांव में आतंक का पर्याय बने गुलदार को शिकारी जॉय हुकल ने ढेर कर अपना 36वां शिकार इसे बनाए हैं। तो 3 दिन पहले 45 साल की एक महिला को गांव के पास गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। वहीं गांव से सटे रुद्रप्रयाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भरदार में भी इस नरभक्षी गुलदार ने 3 लोगों को अपना निवाला बनाया था। तो गुलदार की मौत के बाद अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि शिकारी जॉय हुकिल ने लोगों को अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी है, यानी कि हो सकता है कि इस पूरे इलाके में 1 से ज्यादा ऐसे नरभक्षी गुलदार घूम रहे हैं। तो शिकारियों को इसको मारने में और इसको सही तरीके से पहचानना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये काफ़ी एक मुश्किल ये काम है कि इसको सही वाले को चिन्हित करना और उसको मारना एक ज़बरदस्त चैलेंज है। यहाँ जो पहले भी घटनाएं हुई हैं वो इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये जो इलाके हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
तो लोग अब भी डरे हुए हैं क्योंकि जो शिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो जब तक ये गुलदार नहीं मरा था, इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पौराणिक धारी देवी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा पाठ का समय बदल दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह और शाम की आरती के समय में बदलाव किया गया। मंदिर में सुबह शाम की आरती का समय बदला गया है। जो अब सुबह 5:30 जो होती थी उसकी जगह 8 बजे और शाम की 8 बजे की आरती को थोड़ा पहले करके 5:30 कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बागेश्वर में शिक्षक संघ, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ समेत अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने सरयू नदी के तट पर इकट्ठा होकर नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम प्राण की प्रतियों को नदियों में विसर्जित किया, प्रवाहित किया। आंदोलित कर्मियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बागेश्वर की तस्वीर है जहां नई पेंशन नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद अब लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये भविष्य के संग खिलवाड़ है, तो ऐसे में वो फिलहाल चुप रहने वाले नहीं। उनका कहना है कि हमारी कमाई को शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। कोटद्वार में बने हर्बल गार्डन और नक्षत्र वाटिका की बदहाली को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने चिंता जाहिर की है। वन मंत्री ने वाटिकाओं का निरीक्षण कर वन विभाग को गार्डन के सौंदर्यीकरण और योगाभ्यास करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री हरित विकास योजना के तहत साल 2010 में 1 करोड़ की लागत से इन दोनों वाटिकाओं का निर्माण किया गया था। तो पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है, ये देखिए जरा। कोटद्वार वासियों के लिए हम इस धरोहर को एक वन विभाग की ओर से बहुत खूबसूरती के साथ प्राकृतिक रूप से लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए इसको सौंपना चाहते हैं। एक और सरकारी विभाग कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास फंड की कमी है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में जिला योजना से लेकर अन्य योजनाओं के लिए आया बजट ही खर्च नहीं हो पा रहा है। और आलम यह है कि वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम योजनाओं का पैसा अभी बकाया है। तो आप रिपोर्ट देखिए, मुझे इजाजत दीजिए और इस रिपोर्ट के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम महाबहस अजय के साथ। 31 मार्च को वित्तीय सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन पिथौरागढ़ में जिला, राज्य, केंद्र और वाह्य सहायतित योजनाओं के लिए मिली धनराशि खर्च ही नहीं हो पाई है, जबकि इन चारों सेक्टर में स्वीकृत धनराशि कब के विभागों को मिल भी चुकी है। अब जब वित्तीय सत्र की समाप्ति को बमुश्किल 3 महीने बचे हैं, तो कैसे समय रहते इसका सही उपयोग हो पाएगा, कोई नहीं जानता। जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना में 43 करोड़ 43 लाख का परिव्यय स्वीकृत था। शासन से पूरी धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसमें अभी तक हमने 28 करोड़ 47 लाख रुपए व्यय कर दिए, जो कि 65% है। इस साल जिला योजना के लिए 43 करोड़ 43 लाख फंड जारी किया गया, लेकिन अब तक मात्र 28 करोड़ 47 लाख ही खर्च हो पाया है। राज्य सेक्टर में 376 करोड़ 10 लाख के मुकाबले सिर्फ 134 करोड़ और 94 लाख ही खर्च हो पाए, जबकि केंद्रीय सेक्टर में 291 करोड़ 71 लाख के मुकाबले सिर्फ 124 करोड़ 24 लाख ही खर्च हो पाए। वाह्य सहायतित योजनाओं का भी ऐसा ही हाल है। वाह्य सहायतित योजनाओं में जिले को 18 करोड़ 93 लाख की धनराशि मिली है, लेकिन अब तक 16 करोड़ 85 लाख ही खर्च हो पाए। शीघ्र ही सारी धनराशि को अवमुक्त धनराशि को व्यय करने के निर्देश दे दिया गया है। समस्त विभाग को जो परिव्यय था उसके अनुसार समस्त धनराशि 100% धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। भविष्य में उसको प्रगति करने के लिए अनुशमन किया जाएगा। अब शासन प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं में धनराशि के सदुपयोग से ज्यादा उसे खपाने पर जोर दिया जाता है। ऐसे में बहुत संभव है कि 31 मार्च तक स्वीकृत धनराशि फाइलों में खर्च भी कर दी जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसी कार्यप्रणाली धनराशि के बेहतर उपयोग का दावा कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।